नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं की ट्रैक्टर रैली की। बताएंगे कि कैसे गरीबों की आपदा बनी अमीरों के लिए अवसर। जानेंगे क्यों कुर्सी के लिए परेशान है नीतीश कुमार। क्या तमिलनाडु में होगा बदलाव। और बुलेटिन के आखिर में बात डिजिटल होते वोटर कार्ड की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस के लिए तैयारियां पूरी। लाल किले पर होगा मुख्य समारोह। देश की ताकत और संस्कृति की दिखेगी झलक। इस साल 32 बच्चों को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये पुरस्कार असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया गया। नवाचार, विद्वान, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी को देखते हुए दिया पुरस्कार। टीके को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्र ने दिया आदेश। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं अफवाहें। केंद्र सरकार ने जारी की जीएसटी की 13वीं किश्त। 6,000 करोड़ रुपए किए गए जारी। 23 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेगी मदद। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 531 अंकों की गिरावट के साथ 48,347 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 133 अंकों की गिरावट के साथ 14,239 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। कृषि कानून के विरोध में कल यानी गणतंत्र दिवस पर अन्नदाताओं की दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकलनी है। वैसे अन्नदाताओं ने पूरे देश में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। दिल्ली में 3 रूट ट्रैक्टर रैली के लिए तय हो चुके हैं और इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। विपक्ष भी ट्रैक्टर रैली का समर्थन कर रहा है। किन किन रूट से निकलेगी ट्रैक्टर रैली और किस किस ने किया इस रैली का समर्थन, देखिए इस रिपोर्ट में। अन्नदाताओं के आंदोलन को 2 महीने पूरे हो गए हैं। इसी बीच कल यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन अन्नदाताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान पहले से ही कर रखा था, जिसे दिल्ली पुलिस की भी मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने रैली के लिए गणतंत्र दिवस की परेड से दूर एक अलग रूट मैप तैयार किया है, जिस पर अन्नदाता ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं। ट्रैक्टर रैली के लिए देश में अलग अलग जगहों से अन्नदाता अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली पहुंचने लगे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर ट्रैक्टरों की कतारें लग चुकी है। इस ट्रैक्टर रैली को विपक्षी दलों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अन्नदाता मुंबई के आजाद मैदान में जमा हुए, जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी पहुंचे। शरद पवार ने कहा कि इस ठंड मौसम में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने इनके बारे में जानकारी ली? महाराष्ट्र के राज्यपाल भी अन्नदाताओं से मिलने को तैयार नहीं है। उनके पास कंगना से मिलने को समय है, लेकिन अन्नदाताओं से मिलने का समय नहीं है। बीएसपी ने भी अन्नदाताओं के आंदोलन का समर्थन किया है। पार्टी प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए नए कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, ताकि गणतंत्र दिवस पर किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के कृषि कानून कृषि को 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सौंप देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अन्नदाताओं के समर्थन में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की तैयारियां तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि अन्नदाताओं की कृषि कानून को वापस कराने की मांग को सरकार से मनवाने में ये ट्रैक्टर रैली कितनी कारगर साबित होती है। अन्नदाताओं की तैयारी पूरी है, अब बस कल का इंतजार है। कल दिल्ली में अन्नदाताओं की ताकत दिखेगी। इसका असर सरकार पर क्या होगा ये भी जल्दी ही दिखेगा। अन्नदाताओं का दावा है कि सरकार के कानून का फायदा केवल बड़े उद्योगपतियों को होगा। वैसे सरकार के फैसलों का फायदा आम जनता को मिले या नहीं, लेकिन देश के उद्योगपतियों को जरूर फायदा होता है। 1 साल से संक्रमण से लड़ रहे देश में जहां गरीब मजदूर परेशान देखा गया, वहीं अमीरों पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा उनकी संपत्ति में तेजी से इजाफा देखा गया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सरकार ने स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाया। बिना किसी तैयारी के सब कुछ बंद कर दिया गया। हाल ये हुआ कि परेशान लोगों के लिए ना काम था और ना ही खाने का इंतजाम। ऊपर से जब सब कुछ बंद हुआ तो काम भी ठप हो गया। जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। बेरोजगारी की दर 20% के भी पार निकल गई। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई। गरीब और मजदूर भले ही परेशान हुआ, लेकिन देश के अरबपतियों को ना तो लॉकडाउन में परेशानी हुई और ना ही उसके बाद। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ऑक्सफैम एनजीओ के कराए सर्वे में सामने आई है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रिपोर्ट को दावोस समिट में भी पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि संक्रमण काल में दुनिया के टॉप अमीरों की संपत्ति में करीब 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 285 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप 100 अमीरों की संपत्ति में करीब 13 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अगर इस पैसे को गरीबों में बांटा जाए तो हर गरीब के खाते में करीब 94,000 रुपए आएंगे। देश में जब पूर्णबंदी लगाई गई थी तो पहले 2 महीनों में ही करीब 9.2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थीं। अब संक्रमण का असर धीरे धीरे कम हो रहा है और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरती दिख रही है, लेकिन आम लोगों की स्थिति सुधरने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। आम जनता की मुसीबत में अमीरों को मिला मौका और उनकी संपत्ति भी तेजी से बढ़ गई, लेकिन गरीब की चिंताएं दूर नहीं हुई। वैसे चिंता में नीतीश कुमार भी हैं, उन्हें सीएम की कुर्सी जाने की चिंता हो रही है। बीजेपी की रणनीति को देखते हुए नीतीश कुमार भी अब कहने लगे हैं कि इस बार शायद वो 5 साल तक बिहार के सीएम न रहें। तो क्या कहा है नीतीश ने, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में जब से बीजेपी जेडीयू से 2 कदम आगे निकली है तब से वो खुद को बड़ा भाई बता रही है। हालांकि उसने मेहरबानी कर नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर तो बिठा दिया, लेकिन बीजेपी के नेता बार बार खुद की पार्टी को सीएम होने का दावा करते रहे हैं। और अब अरुणाचल प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बाद जब से बीजेपी और जेडीयू में खटपट शुरू हुई है तब से नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। आज भी उन्होंने इशारों में इस डर को बयां किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने कहा कि जननायक के साथ अन्याय क्यों हुआ। कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, नाराज लोगों ने 2 साल कुछ महीने में ही उन्हें हटा दिया। हम लोग भी सबके हित में काम कर रहे हैं। कभी कभी सबके हित में काम करने से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। किसी की भी हमने उपेक्षा नहीं की है। बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। सीएम नीतीश ने साफ तौर पर बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था कि बीजेपी कभी भी उन्हें कुर्सी से हटा सकती है। सीएम नीतीश का ये डर वाजिब भी है, क्योंकि बीजेपी के नेता कई मौकों पर बोल चुके हैं कि जेडीयू को हमारा एहसान नहीं भूलना चाहिए। हमारी वजह से ही उन्हें सीएम पद मिला है। यहाँ तक कि जब अरुणाचल प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बाद जेडीयू नाराज थी तब भी बीजेपी जेडीयू को एहसान ही गिनवा रही थी, और यही वजह है कि सीएम नीतीश डरे हुए हैं। बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी पर बीजेपी की निगाहें हैं। वहीं बीजेपी तमिलनाडु में भी सत्ता हासिल करने के सपने देख रही है, लेकिन यहाँ बीजेपी की राह बेहद मुश्किल है। राज्य में चुनाव भी करीब है और विपक्ष राज्य में मजबूत दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी 3 दिन से तमिलनाडु दौरे पर हैं। राहुल ने बीजेपी के साथ संघ को भी आईना दिखाया है। क्या कहा है राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु की सियासत में बीजेपी कभी भी अपने कदम नहीं जमा पाई है। यही वजह है कि अब की बार वो हिंदुत्व के सहारे अपनी हार को जीत में तब्दील करने में जुटी है, लेकिन यहाँ जीतना बीजेपी के लिए बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन बीजेपी की इसी रणनीति को लेकर उसे घेरने में जुटे हैं। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु कभी भी बीजेपी को स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी तमिलनाडु में हिंदी और संस्कृत को लागू करने का प्रयास करेगी और विकास के नाम पर राज्य से तमिल का सफाया कर देगी। डीएमके प्रमुख ने कहा कि जनता चाहती है कि किसी भी कीमत पर राज्य धर्मनिरपेक्ष रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, तमिलनाडु में विकास लाने के नाम पर हिंदी और संस्कृत को थोपने और राज्य से तमिल को सफाया करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी परिस्थिति में तमिलनाडु के लोग बीजेपी को स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी पर बरसने के साथ ही उन्होंने कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन को लेकर भी बड़ी बात कही। स्टालिन ने एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि द्रमुक और कांग्रेस निश्चित रूप से एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि हमने पूरे तमिलनाडु में 16,000 ग्राम सभाएं आयोजित करने का फैसला किया है। लोग इस अभियान में काफी उत्साह से भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई और किसानों का मुद्दा आगामी चुनावों में प्रमुख मुद्दे साबित होंगे। अब डीएमके तो पूरी तरह से तमिलनाडु में अपना दम दिखाने को तैयार है। ऐसे में देखना होगा कि क्या चुनाव में उसे जीत मिलती है या नहीं। तमिलनाडु में बीजेपी की राह बेहद मुश्किल है। वैसे मुश्किल तो पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के सामने है, क्योंकि यहाँ 10 साल से टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी को भरोसा है कि विधानसभा चुनावों में भी उनकी पार्टी टीएमसी को जीत मिलेगी। ममता प्रचार में जुटी हैं और आज उन्होंने दल बदलने वाली पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त संकेत देने के साथ ही बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। क्या कहा ममता ने, देखिए ये रिपोर्ट।
चुनाव आयोग से जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ चुका है। राजनीतिक दल प्रचार को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत राज्य में लगा दी है, तो टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी पूरे राज्य का दौरा कर रही हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी और इस दिन कोलकाता में हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक मंच पर दिखाई दी। यहां विक्टोरिया मेमोरियल में हुए कार्यक्रम में लगे जय श्री राम के नारे को लेकर हुए विवाद पर अब बंगाल में जमकर राजनीति हो रही है। ममता ने जय श्री राम नारे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता ने इसे बंगाली अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की है। ममता ने बीजेपी पर रविंद्रनाथ टैगोर, बिरसा मुंडा के साथ साथ बंगाल के सांस्कृतिक नायकों का अपमान करने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि बीजेपी ने नेताजी का अपमान किया, टैगोर के जन्मस्थल की गलत जानकारी दी, उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अपमान किया। ममता ने टीएमसी छोड़कर जा रहे नेताओं को लेकर कहा कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। अन्य राजनीतिक पार्टियों से दागी उनके पास भाग रहे हैं और बेदाग हो रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो लालची हैं, वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जो लोग भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि जल्दी करो, छोड़ो। पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की लड़ाई है, तो वहीं हमारे पड़ोसी नेपाल में सत्ताधारी पार्टी में ही लड़ाई चल रही है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को उनकी पार्टी ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन ओली को कम्युनिस्ट पार्टी से निकालना आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि उनकी नज़र में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब है जिस पार्टी में प्रचंड और ओली दोनों अध्यक्ष हैं और दोनों की सहमति से ही किसी को बाहर किया जा सकता है। लेकिन अब प्रचंड गुट की ओर से दावा किया जा रहा है कि ओली को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी में बंटवारे की संभावना दिख रही है। तो क्या फैसला है प्रचंड गुट का, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केपी शर्मा ओली की चीन से बढ़ती नजदीकियों और प्रतिनिधि सभा को भंग किए जाने के फैसले के विरोध में देश के हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा था कि ओली ने न सिर्फ पार्टी के संविधान और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया, बल्कि नेपाल के संविधान की मर्यादा का भी उल्लंघन किया और लोकतांत्रिक रिपब्लिक प्रणाली के खिलाफ काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड और विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का ये गुस्सा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद को अवैध तरीके से भंग किए जाने के फैसले को लेकर था। ओली ने संसद को भंग करते हुए इस साल अप्रैल-मई में चुनाव कराने की घोषणा की है, जिसके बाद पहले तो ओली को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और अब पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल अलग पार्टी थी, लेकिन बाद में ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट ने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का गठन किया था, जिसके बाद ये पार्टी सत्ता में आई और केपी शर्मा ओली को पीएम बनाया गया। अब ओली की चीन से बढ़ती नजदीकियों के कारण दिसंबर के बाद से वहां राजनीतिक संकट शुरू हो गया था, जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात डिजिटल होते वोटर कार्ड की। देश में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला हर नागरिक वोटर कार्ड बनवा सकता है, जिसके सहारे हम मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। वोटर कार्ड कई योजनाओं में भी काम आता है। कभी कभी जब ये खो जाता है तो उस समय हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। सरकार ने आज से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र की शुरुआत कर दी है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र, देखिए इस रिपोर्ट में। आपके पास यदि वोटर आई कार्ड ना हो या फिर आपका वोटर आई कार्ड कहीं खो जाए तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इस दिन भारत सरकार कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मतदाता पहचान पत्र के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण यानी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र की शुरुआत कर दी है। इस सुविधा के तहत अब कोई भी वोटर अपने वोटर कार्ड की सॉफ्ट कॉपी मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकता है। इस डिजिटल वोटर कार्ड को पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस सुविधा की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि पहचान पत्र कार्ड को प्रिंट करने और मतदाताओं तक पहुंचाने में समय लगता है। ऐसे में इस नई शुरुआत की मदद से दस्तावेज को तेजी से और आसानी से मतदाता तक पहुंचाया जा सकता है। बता दें कि आधार कार्ड, स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल मोड में उपलब्ध है।
चुनाव आयोग ने बताया कि शुरुआत में इस सुविधा का लाभ उन मतदाताओं को मिलेगा जिन्होंने हाल ही में मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आवेदन किया है और जिनके मोबाइल नंबर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। इस सुविधा के दूसरे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से होगी, जिसके बाद सभी वोटर्स अपनी डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग में इस डिजिटल वोटर आईडी कार्ड्स की सुरक्षा के लिए सुरक्षित QR कोड भी रखा गया है ताकि इसका डुप्लीकेट ना हो सके। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका ट्रायल जल्द शुरू हो जाएगा, जिसके तहत नौकरी, पढ़ाई, इलाज या दूसरे किसी कारण से अपने घरों से दूर रहने वाले मतदाता कहीं से भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा विदेशों में रह रहे मतदाताओं के लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। अभी तक केवल शासकीय कर्मचारियों के लिए डाक मतदाता की सुविधा उपलब्ध है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।